देखिए सीआरपीसी में आपका चार्ज या आरोप शुरू किया गया था। और आरोप के बारे में सबसे पहले आपका सेक्शन तोड़ लिया जाए कि कौन कौन सेक्शन आपको चार्ज या आरोप पढ़ते समय आपका पढ़ना है। यानी कि कोरिलेशन पहले करना है और उन्हीं सेक्शनों को आपका ज़्यादातर बताना है। एक तो आपका जो देखना है चार्ज या आरोप के बारे में, यानी कि आपका कि आरोप की परिभाषा देखना है, यानी कि आरोप की डिफिनीशन देखनी है। और इसके लिए हम बताएंगे सीआरपीसी की धारा 2B। इसके बाद जो आपका बताया जाएगा कि आरोप लगाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नेचुरल जस्टिस का नियम, यानी कि प्राकृतिक न्याय का नियम। ये जरूर बताइएगा कोई पूछे तो, किसका नियम? प्राकृतिक न्याय। फिर आपका जो चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है वह आपका पढ़ना है सेक्शन 211 से लेकर 224। पूरा तो नहीं अभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन हल्का सा जरूर 10-5 मिनट इस पर भी गौर करना है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। फिर आपका अगर आरोप में कोई गलती हो गई तो उसका प्रभाव क्या होगा। सेक्शन कौन? 400, एक सेकंड भाई, 463 है कि 64? 464। यानी कि 464 पढ़ना है आपका आरोप से रिलेटेड। इसके बाद जो आपका पढ़ना है माने आरोप के बारे में, तो सेकंड अनुसूची का, यानी कि द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 32 पढ़ना है। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि आरोप का जो मॉडल दिया गया है, जो आरोप का प्रारूप या फॉर्म या जो नमूना दिया गया है, वह सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के किस मॉडल में दिया गया है? 42। इसके बाद जो आपका पढ़ना है, आपका ट्रायल पढ़ना है कि ट्रायल ये कई बार पूछा गया है प्री में भी और इंटरव्यू में भी, कि जो विचारण या ट्रायल है, अभी परिभाषा आगे बताया जाएगा, हो सकता है कल आ जाए इसकी परिभाषा आपका। कल तो भाई संगे असंगे ही लग जाएगा, एक लेक्चर दोनों, तो हो सकता है अगले हफ्ते ही आ पाए। तो आपका जांच, अन्वेषण और विचारण, ये तीनों एक साथ हम बताएंगे ताकि जिनके मन में तीनों को लेकर संदेह है, एक साथ तीनों संदेह क्या हो जाएगा? दूर। तो आपका विचारण पढ़ना है। फिर इंक्वायरी या जांच भी हमें पढ़ना है। अब एमपी में क्वेश्चन प्री में बना कि विचारण या ट्रायल को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, आपका विचारण के प्रकार पढ़ना है। और इसमें भी जाकर आपका क्वेश्चन बना है कि किन विचारणों में जो आरोप होता है वह लिखित में होगा और किन में केवल मुख्य मुख्य बातें बता देना पर्याप्त है, यानी कि सारांश बता देना पर्याप्त है। ये भी क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है। जो यूपी और झारखंड तमाम राज्यों में अगला क्वेश्चन आया है कि आरोप में चेंजिंग या परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, तो एक लाइन कम से कम याद रखिए, आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, तो फैसला देने या निर्णय के पहले कभी भी। ये कम से कम याद रखिए। आपका सेक्शन पूछा गया था झारखंड में, तो सेक्शन 216 यानी कि 216 में है। तो आगे हम बताएंगे। अब देखिए आपका शुरुआती दौर से हम चलते हैं, तब आपका बेरेट की भाषा चली जाएगी। आरोप यानी कि जो चार्ज है, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आरोप का शाब्दिक अर्थ होता है दोषारोपण करना या इल्जाम लगाना। माने आसान भाषा में क्या हुआ? दोषारोपण करना या इल्जाम लगाना। यानी कि जब न्यायालय किसी अभियुक्त पर
दोषारोपण करता है, इल्जाम लगाता है, तो उस दोषारोपण को ही, उस इल्जाम को ही हम क्या कहते हैं? आरोप। अब ये इल्जाम पहले क्यों लगाया जाए, यानी कि जो ये इल्जाम होता है ये विचारण के शुरुआती दौर में ही लगाया जाता है। तो अब आना है कि प्राकृतिक न्याय का नियम क्या कहता है। नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के 3 नियम हैं। एक दिन बताया भी गया था। पहला, दूसरे पक्षकार को सुनो, यानी कि आडी अल्ट्रम पर्टम। दूसरा, रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात या अभिनत भी कहा जाता है, अभिनत के विरुद्ध नियम। और तीसरा, रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी आप निर्णय दीजिए उसका क्या लिखिए? कारण। ये 3 नियम है। तो यहाँ हमें पहला नियम आपका चलना है। प्राकृतिक न्याय का नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तो उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही की जा रही है, कम से कम उसको सूचित कर दिया जाए ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा उचित ढंग से कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभियुक्त के खिलाफ जिन अपराधों के बारे में मुकदमा चल रहा है उन अपराधों की विस्तृत सूचना अभियुक्त को शुरू में ही दे दी जाए ताकि वह अपना बचाव या डिफेंस अच्छे तरीके से कर सके। ये फेयर ट्रायल या रिज विचारण या उचित विचारण का नियम भी है कि अभियुक्त को पहले बता दिया जाए कि किन अपराधों के लिए तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। यह स्पष्ट बता दिया जाए तो अभियुक्त भी आश्वस्त रहेगा कि ये सेक्शन लगा है हम पर और इसी सेक्शनों के तहत हम अपना क्या करेंगे? न्यायालय में बचाओ। ये प्राकृतिक न्याय का नियम है। जहाँ तक आरोप की लीगल परिभाषा की बात है, लीगल परिभाषा 2B में दी गई है और वह परिभाषा से आप आरोप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए क्या लिखा गया है, वो तो बताना ही पड़ेगा जो लिखा गया है। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो ऐसी दशा में कोई भी शीर्ष है। अब शीर्ष का मतलब क्या हुआ? यानी कि बेयर एक्ट की जो परिभाषा 2B में है वह तो केवल इतना बताती है कि अगर आरोप में एक से क्या हो, अधिक शीर्ष हो, तो कोई भी शीर्ष आरोप माना जाएगा। अब आपको समझना है ये शीर्ष क्या है। तो देखिए आपका एक उदाहरण इस पर देखते हैं भाई। मान लीजिए कोई अभियुक्त है और उस पर ऐसे धारा लगती है 302/200, ये 2 धाराएं उस पर लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि वह मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद आपका साक्ष्य को छुपा दिया है। देखिए तो एक बार छुपाया है कि मिटाया है भाई? एक सेकंड भाई देखते हैं। देखिए आज सेक्शन भाई आदमी हम भी भूल जा रहे हैं एक दो। नहीं देख लेना। छुपाना भाई आपका विलोपन करना और मिटाना आपका 204 में है। विलोपित करना देख ले रहे हैं आपका 204। नष्ट करना आपका है 204 में और छुपाना आपका 201 में। कभी काल दोनों एक ही साथ हो जाता है, जैसे कि आपका लाश को कुएं में फेंक दिए तो छुपा दिए और लाश का अंगूठा अंगूठा काट कर लेकर भाग गए, यानी कि साक्ष्य को या सुसाइड नोट को जला दिए तो ये नष्ट भी किए। तो उतना नहीं अंदर अभी जाना है, वो आईपीसी में चलेगा। लेकिन सेक्शन आइए, मान के चलिए कि 302/201 सेक्शन लगा है। इसका मतलब कि मर्डर किया और मर्डर करने के बाद साक्ष्य को क्या किया? छुपा दिया। तो अब ये जो 302 हैं ये एक शीर्ष हो गया और 201 जो है एक शीर्ष हो गई। यानी कि जो सेक्शन अभियुक्त पर लगे हैं
उन्हीं सेक्शनों को हम क्या कहते हैं, शीर्ष। तो बताइए इसमें कितने सेक्शन लगे हैं, 2। तो आरोप का मतलब कि कोई भी शीर्ष, यानी कि 302 वाला भी और 201 वाला भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपराध की दंड की धाराएं अभियुक्त के ऊपर लगाई गई है वही आरोप कही जाएंगी। इस परिभाषा से आरोप शब्द क्लियर नहीं होता है, यानी कि जो ये आरोप की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से आरोप होता क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट करने के लिए एक अपनी परिभाषा बनाई जाती है और अपनी आपको बनानी पड़ेगी। आरोप वह न्यायिक कार्यवाही है जिसके तहत न्यायालय किसी अभियुक्त पर दोषारोपण करता है और उन अपराधों की विस्तृत सूचना अभियुक्त को देता है जिन अपराधों के बारे में अभियुक्त का विचारण किया जाना है। हाँ, अगर सत्र न्यायालय में विचारण चल रहा है या मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण है तो आरोप को लिखित में होना, व्यापक रूप से आरोप लगेगा, लिखित में आरोप होगा और आपका काफी सभी बातें क्लियर लिखी जाएंगी। तो कब आरोप को व्यापक लिखना है और में ही होना चाहिए, तो किस ट्रायल में होना चाहिए, तो 2 विचारण याद रखिएगा शुरुआती दौर में, आगे बताया जाएगा कौन कौन। एक कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारण, और दूसरा कौन सा विचारण, वारंट मामलों का विचारण जो किसके द्वारा किया जाए, मजिस्ट्रेटों द्वारा। अन्य विचारणों में आपका जो आरोप या दोषारोपण होता है उसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है, केवल सारांश बता देना ही पर्याप्त माना जाता है। यानी कि इन 2 विचारणों में विस्तृत वर्णन और अन्य विचारणों में थोड़ा क्या होगा, कम। सारांश ही पर्याप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, गलत न हो, कि समन मामलों में, तो समन मामलों में आरोप का रिटेन में होना आवश्यक नहीं है, तो केवल क्या बता देना पर्याप्त होगा, मुख्य मुख्य बातें, यानी कि एक लाइन में सारांश। आगे बढ़िए, अब प्राकृतिक न्याय भी हो गया, परिभाषा भी हो गया, शीर्ष भी हो गया। अब जहां तक, अब आइए विचारण पर शुरू किया जाए, जांच पर। जहां आरोप की बात है, आरोप ही वो प्रक्रम है जहां से इंक्वायरी और ट्रायल को का अंतर किया जाता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है और प्री में भी बना है। देखिए झारखंड का मॉडल कैसे बना है। आरोप के निर्माण के पहले की जितनी कार्यवाहियां न्यायालय द्वारा की जाएगी उसको इंक्वायरी या जांच कहेंगे, और आरोप के निर्माण के बाद जो कार्यवाही होगी अब उसको जांच नहीं, उसको एक लाइन में क्या कहेंगे, विचार। ये जरूर याद। यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल को कहाँ से अलग किया जाता है, इंटरव्यू में बना था, तो आरोप के विरचन, विरचन मने फ्रेम करना, फ्रेम मने निर्माण से। फिर एक बार समझिए, आपका आरोप के निर्माण के पूर्व जितने न्यायिक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी वह इंक्वायरी होगी, और उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसीजर होगी वह ट्रायल होगा। याद रखिएगा जहाँ तक आरोप की बात है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल कहाँ से प्रारंभ होता है। झारखंड ने बनाया था तो आरोप के निर्माण से, यानी कि जैसे ही आरोप निर्माण करके न्यायालय सुनाना शुरू किया अभियुक्त को, वैसे ही अभियुक्त का क्या शुरू हो गया, ट्रायल, विचारण। अब आपका आरोप आपका सुनाया कैसे जाता है उसका नियम देख लिया जाए। देखिए कई धाराओं में है आरोप लगाना, कई विचारणों में सबको एक समाहित कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग डिटेल में हमें बताना है, तो यहाँ सबको
जब आरोप का विवेचन न्यायालय कर लेता है तो आरोप को पढ़कर अभियुक्त को सुनाया जाता है, फिर समझाया जाता है और फिर अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या वह आरोप की बातों को एक्सेप्ट करता है कि डिनाई करता है, यानी कि स्वीकार करता है कि इनकार। अगर अभियुक्त आरोप की बातों से इनकार करता है तो ऐसी दशा में अब एविडेंस कहा जाएगा प्रोसिक्यूशन या अभियोजन से कि लाए। और अगर स्वीकार कर लेता है कि जो इल्जाम न्यायालय ने हम पर लगाया है वो सही है और ये अपराध मैंने ही किया है, इसका मतलब हुआ कि अब न्यायालय चाहे तो बिना किसी साक्ष्य लिए ही अभियुक्त को कन्विक्ट या दोष सिद्ध कर सकता है। अब आगे मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियुक्त ने अपने अपराध को क्या कर लिया, स्वीकार। याद रखिएगा, आपका आगे बताया जाएगा। अब अगला नियम आइए। जो आरोप का फार्म दिया गया है, यानी कि मॉडल दिया गया है कि आरोप जब लगाया जाएगा तो क्या क्या लिखा जाएगा, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो इसका वर्णन सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के किस प्रारूप संख्या में 32। तो फिर एक बार बताइए, एक और प्रारूप संख्या हम बताए थे कि मृत्युदंड का प्रारूप कहाँ दिया गया, बताया गया था ना। तो द्वितीय अनुसूची के किस प्रारूप नंबर में, 42। तो दूसरा एक और अब याद रखिए, धीरे धीरे प्रारूप 10-15 याद करने पड़ेंगे कि आरोप या चार्ज का मॉडल कहाँ दिया गया, फार्म या प्रारूप कहाँ है नमूना, तो द्वितीय अनुसूची के किस प्रारूप संख्या में, 32। इसके बाद आरोप के बारे में जो विस्तृत वर्णन है वह 211 से लेकर 224 तक में दिया गया है। अब इसको हम आपका समरी करते हैं, यानी कि पूरा बताना संभव नहीं भाई, परिभाषा में डिटेल में बताया जाएगा। यानी कि 211 से लेकर, यानी कि सेक्शन 211 से लेकर 224 तक में आरोप के कंटेंट्स, यानी कि आरोप की अंतर वस्तु, अर्थात आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा, और कई आरोपों को एक साथ संयोजित करना। अभी आपका उत्तराखंड में पूछा भी गया था, रिपीटेड क्वेश्चन था 2015 एपीओ में जो आया वहीं हूबहू रिपीट किया था। तो देखिए आपका 211 से 2-4 सेक्शन बताने पड़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम उसको तो 2-2 लाइन बताना ही पड़ेगा। यूपीजे में जो पिछली बार आपका पूछा गया था कि आरोप की अंतर वस्तु किस सेक्शन में सीआरपीसी की दी गई है, तो 211 रट कर जाएगा, किस में, 211। आरोप की अंतर वस्तु सीआरपीसी की धारा 211 में दी गई है। अंतर वस्तु नए लोग समझें कि आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा, पिछली बार यूपीजे का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 215, आता है मुख्य रूप से कि आरोप में गलती का प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ खुदा बख्श और हैदर बख्श का उदाहरण देखना है। तो गलती का प्रभाव किस सेक्शन में दिया गया है, 215, यानी कि सीआरपीसी की धारा 215। आरोप में परिवर्तन कब तक, कभी झारखंड में बना था तो अगली धारा बढ़ जाइए 216, कब तक आरोप संशोधित हो सकता है, तो कब कब तक बताया गया, निर्णय के पूर्व कभी भी। कौन सी धारा, रट कर जाइए, 216। ऐसे रटिए भाई, सीआरपीसी है, समय लेगी और टेक्निकल भी है। और आपका जो अभी जो उत्तराखंड में आया था वो देखा जाए आरोप से। अब नियम देखिए भाई, सामान्य नियम 218 में है, इसका अपवाद 219, 220, 221 और 223 में है। पहले सामान्य नियम देखिए और इसी सामान्य नियम पर का उत्तराखंड एपीओ में क्वेश्चन इसी दृष्टांत जो एक दिया है वहीं पूछ लिया था, और 2015 एपीओ में भी पूछा था।
देखिए, सामान्य नियम या जनरल रूल ये हैं, या साधारण नियम या मामूली तौर पर भी कहा जाता है, यह नहीं कि कुछ और जान लीजिए। मामूली तौर पर दे, सामान्य नियम दे, साधारण नियम दे, जनरल रूल दे, ये सब एक है। और जहाँ ये शब्द आए, अभी बिहार एपीओ में भी कई लोग गलत करके आ गए थे इस वाक्य को, जहाँ भी ये शब्द आ जाए इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेप्शन या अपवाद या इसका विरोधी नियम मौजूद है। फिर एक बार देखिए, बिहार में गलत करके आए थे लोग एपीओ में। जैसे कि पूछा था कि सामान्यतः जांच और विचारण का स्थान वहां होगा, माने उस न्यायालय को अधिकारता होगी जहां अपराध किया गया है। सही बात है, लेकिन ये सामान्यतः या मामूली तौर पे, तो क्या इसके अपवाद हैं कि नहीं? उसी में आपका दे दिया नीचे, अपवाद हैं। तो 177 सीआरपीसी में ये सामान्य नियम है और 178 से इसके क्या चलते हैं? अपवाद। तो फिर एक बार देखिए अच्छे से भाई, 218 सीआरपीसी बताती हैं कि जो भी इल्जाम या आरोप या दोषारोपण अभियुक्त पर लगाया गया है, उसके लिए जो माने जो भी जो अपराध अभियुक्त ने किया है, उसके बारे में जो इल्जाम उस पर लगेगा, जो आरोप लगेगा, वह पृथक पृथक होगा, अलग अलग आरोप लगाया जाएगा, सेपरेट सेपरेट। और उन आरोपों का जो विचारण होगा, यानी कि उन आरोपों के बारे में जो मुकदमा चलेगा, वह साथ में नहीं चलेगा, बल्कि सब मुकदमे क्या होंगे? अलग अलग चलेंगे। तो देखिए, आपका जो पूछा गया था वो आ जाइए। ये 218 में नियम है, ये एक अभियुक्त हैं, एक समय यह चोरी किया है, मैंने कि किसी के घर में चोरी किया, फिर कुछ दिनों बाद ये किसी की उपहत्या कर देता है, तो चोरी के लिए इल्जाम अलग और विचारण अलग, और उपहत्या के लिए आरोप अलग और विचारण क्या होगा? अलग। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कहाँ अभी आपका आया है? उत्तराखंड में, जाकर देखिए सीआरपीसी में, और फिर बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी आपका एपीओ में 2015 में आ चुका है। चूंकि ये सामान्य नियम है, तो फिर इसको बैक होइए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि कई अपराधों का आरोप एक साथ और सभी अपराधों का विचारण एक साथ, लेकिन हमेशा नहीं। कब ये होगा? जब मामला या तो सेक्शन 219 में आए, या 220 में, या 221 में, या 223 में। 222 छोड़ दीजिएगा। तो 218 के अपवाद कौन सी धाराएं हैं? उत्तराखंड और यूपी पूछा जाता है, बीच में एक सेक्शन छोड़ना है, कौन सा? 222। तो कौन कौन सी धारा फिर याद रखिए? 219, 220, 221, और कौन सी? तो किन धाराओं के तहत कई आरोप एक साथ और सभी आरोपों पर मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है? तो अगर मामला किस धारा में सेट हो जाए, या तो 219, या किस में 220, या 221, 22 छोड़ देना है, कौन सी धारा? अब 223। तो आगे तो डिटेल में ये पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आपका जो आरोप के बारे में, अगर आरोप में गलती हो गई तो उसका प्रभाव एक लाइन देख लिया जाए कि धारा में दिया गया है 463। तो इस प्रकार जो इल्जाम या आरोप या दोषारोपण ये न्यायालय करता था, इसके बारे में जहाँ जहाँ से कोरिलेट करना था हमने किया। अगली परिभाषा देखिए भाई, 2C। अब अगली परिभाषा जो आपको पढ़नी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमेशा क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू में बनता रहता है। 2C, ध्यान समझिए, 2C, और इसी के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है 12। यानी कि ये जो दो सेक्शन है
आपका टू ग हिंदी में या इंग्लिश में टू सी, और आपका टू एल, एल कौन होगा भाई, ठ होगा क्या, नहीं हिंदी में इसे कौन सा आएगा, टू ठ, यानी कि हिंदियों में भाई बताया जाए, नहीं तो लोग खोदते रह जाएंगे, दोनों में बताया जाए, टू ठ या इंग्लिश में टू एल। अब आपका एक शुरुआत किया जाए बिना बेयर एक्ट की, और तब बेयर एक्ट की भाषा और तमाम सेक्शन मैं बता दूं, इससे आपका कोरिलेट होंगे। यानी कि फिर एक बार बताया जाए, आपका एक तो बेयर एक्ट से पहले कुछ पढ़ना है जो दिमाग में बैठाना है, तमाम सेक्शन, तमाम नियम कायदे इससे कोरिलेट होंगे, और इसी आधार पर आगे मुकदमा किया जाएगा, इत्यादि काम होगा, इसी आधार पर दायर किया जाएगा। और एक एक करके हम डिटेल में चलते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वह भी बीच बीच में आपको मैंने सबसे महत्वपूर्ण ये परिभाषा आपकी चल रही, मैं बता दूं, आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसी आधार पर एफआईआर आगे या एनसी होगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा। तो सतर्क होकर समझिए, अपराधों की गंभीरता के आधार पर, फिर एक बार समझिए, अपराधों की गंभीरता के आधार पर सीआरपीसी के तहत अपराधों का दो भागों में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है, या दूसरी भाषा में कहेंगे कि किसी अपराध का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर सीआरपीसी के तहत अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक ऐसा ऑफेंस होता है जिससे कि केवल जिसके प्रति अपराध किया गया है वह भी प्रभावित होता है, और उसके साथ साथ ये माना जाता है कि पूरी सोसाइटी यानी कि पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ा है। ऐसे अपराधों को सीरियस अपराध कहा जाता है, गंभीर अपराध कहा जाता है, और इसे जो सीआरपीसी में नाम दिया गया है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ, तो आप ये आसान भाषा में बता सकते हैं कि ऐसा अपराध जो गंभीर प्रकृति का हो। संज्ञेय या कॉग्निजेबल का मतलब ही हुआ गंभीर, साधारण नहीं, शाब्दिक अर्थ भी जानिए। संज्ञेय का मतलब क्या हुआ, ऐसा अपराध जो गंभीर प्रकृति का हो और जिसमें केवल विक्टिम या आहत या पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। ऐसे अपराधों को किस कैटेगरी में रखा गया है, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय। दूसरा, ऐसे अपराध जिसमें कि पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, और आपका व्यक्ति ही प्रभावित होता जिसके प्रति अपराध किया गया है, तो ऐसे अपराधों सीआरपीसी के तहत साधारण अपराध की कोटि में रखा गया है, और ऐसे अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। यानी कि असंज्ञेय मतलब साधारण, और संज्ञेय का मतलब क्या हुआ, गंभीर। अब अगला चलना है 2C में, आपका संज्ञेय अपराध परिभाषित है यानी कि गंभीर वाला, और साधारण मतलब असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल कहाँ परिभाषित है, 2H। रटिए तो पहले संज्ञेय अपराध की धारा में 2C, असंज्ञेय की धारा में 2H। किस अपराध, कौन सा अपराध है इसमें जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है, संज्ञेय, और किससे केवल पीड़ित प्रभावित होता है, असंज्ञेय। तो इसमें अंतर आएगा मुकदमा दायर करने, मुकदमा चलने तमाम में। लेकिन सबसे पहले आपका बेयर एक्ट की भाषा भाई शुरू किया जाए, तब सही रहेगा। देखिए हम 2C शुरू करते हैं,
और 2C पढ़ाते समय तमाम सेक्शन एक एक करके कोरिलेट किए जाएंगे, 10 सेक्शन आएंगे। देखिए परिभाषा भाई, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें। अब यहाँ ही दो टेक्निकल शब्द आ गए, बिहार इंटरव्यू में पूछा गया था कि 2C में क्या परिभाषित है। देखिए भाई ध्यान से देखिए शब्दों को, संज्ञेय अपराध परिभाषित है, दे देगा संज्ञेय मैटर, मामला कॉग्निजेबल मामला परिभाषित है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इतना शब्द हम एक लाइन बताए, इसका मतलब क्या हुआ, कौन परिभाषित है, संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस की कॉग्निजेबल मैटर की, दोनों दोनों स्पष्ट बैरक में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। अब जो बिहार इंटरव्यू में बना, देखिए कितना अंदर जाकर बना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल मैटर में क्या कोई डिफरेंस है, तो आपका जवाब रहेगा है, दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर के लिए देखिए एक उदाहरण समझना पड़ेगा और तब जाके आपको अंतर बताएंगे, और तुरंत इस अंतर को सेक्शन 155 के क्लास 4 से कोरिलेट भी करना है। यानी कि जो पहली धारा, यानी कि जो पहला पॉइंट हम टेक्निकल उठा रहे हैं वह संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले में अंतर बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, ए एक व्यक्ति है, वह बी के घर में घुसा, तो घर में घुसा तो आपका हाउस ट्रेसपास किया, यानी कि गृह अतिचार, तो ये पहला अपराध हो गया। कौन सा अपराध किया, गृह अत्याचार। तो ए ने क्या काम किया कि जब घर में घुसा तो बी की टीवी ही फोड़ दी, तो कौन सा अपराध किया, मिसचिफ या रिस्ट। और धीरे से चुपके से मेज पर घड़ी रखी गई थी और घड़ी लेकर ये क्या हो गया, चुपके से चंपत हो गया, तो कौन सा अपराध किया। अब इसी में आपको अपराध और मामला समझना है। अपराध भिन्न भिन्न, देखिए पूरी घटना को पूरी घटना मामला कही जाती है। यानी कि अगर पूरी घटना को हम देखें तो पूरी घटना मिलकर एक मैटर बनती है, लेकिन उस घटना में या तो एक अपराध हो सकते हैं या एक से अधिक। तो फिर एक बार देखिए, संज्ञेय अपराध का मतलब कि अलग अलग देखा जाएगा, और संज्ञेय मामले का मतलब इन तीनों को क्या करके मिला के। यानी कि इसका मतलब फिर एक बार समझिए, मैटर और ऑफेंस में अंतर है। यानी कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले में अंतर होता है। पूरी घटना को या पूरे ट्रांजैक्शन को या पूरे संव्यवहार को मैटर कहा जाता है, और उस संव्यवहार में जो अलग अलग ऑफेंस हुए हैं उन्हें अलग अलग अपराध कहा जाता है। तो जब किसी मामले जब सूचना दी जाती है तो अब ये न कह दीजिएगा कि 3 FIR दर्ज होगी। जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वह एक एक अपराधों की अलग अलग नहीं की जाती, बल्कि किसकी की जाती है, मामले की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 अपराध हुए हैं तो रिपोर्ट दर्ज होगी, और जो सेक्शन इससे रिलेटेड है IPC के आब्लिक 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 करके सभी सेक्शन क्या किए जाएंगे। अगर ये नहीं रहता नियम तो कल्पना करिए क्या होता, एक ही कार्य में 4 अपराध होते और उसके लिए कितनी FIR करनी पड़ती, 4। भाई अब तो मामला और अपराध समझ में आ नहीं भाई ना है तो बताइए, फिर बताया जाएगा। मामला पूरी घटना को कहते हैं, उस घटने में जो अलग अलग अपराध होते हैं उनको अपराध कहते हैं। तो धारा 2C में संज्ञेय अपराध भी परिभाषित है और संज्ञेय मामला। लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज होगी
तो अलग अलग एक एक अपराधों की अलग अलग नहीं होगी, बल्कि पूरे क्या होगी, मैटर की, पूरे समव्यवहार की। अब इसी में पहला कोरिलेशन जो हमेशा पूछा बाई मेंस में पूछा गया है और इंटरव्यू में भी, और ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ए ने एक ही समव्यवहार में 3 अपराध किया और उसमें से 2 अपराध असंज्ञेय हैं और एक अपराध केवल क्या है, संज्ञेय। यानी कि 2 अपराध हुआ तो चूंकि रिपोर्ट अलग अलग तो दर्ज नहीं होती, पूरे मामले की होती है। तो अब 155 का क्लाज 4 यहीं आपको कवर करना है कि यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध हैं और उसमें से अगर कम से कम एक अपराध संज्ञेय है तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा और 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या रपट इब्तदाई या प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यानी कि आपका एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक बिहारी 100 पे भारी, एक चना भाड़ फोड़ सकता है, तो उसी प्रकार एक संज्ञेय अपराध सभी अपराधों को क्या बना देगा, संज्ञेय। यानी कि हम तो डूबेंगे और तुमको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो भाई देखिए नए लोग हैं, फिर एक बार कहानी देख रहा हूँ, लोग मायूस हो गए हैं, तो 2 मिनट थोड़ा ट्रैक से गाड़ी हटाई जाए, यानी कि स्टेशन पर रोकी जाए, नहीं तो पता लगा कि संगे असंगे ही समझते रह जाए तब आगे। तो आपका देखिए आपका ये पूछा भी गया था बिहार में कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी, देखिए कोई भी उदाहरण दिया जाए, ये मान कर चलिए कि उस उदाहरण में एक क्वेश्चन समाहित है और आ चुका है। अभी बिहार में आया था सेक्शन 30 एविडेंस पर, कि वह ये आया था कि किस धारा में ये है कि एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भी सुसंगत होती है। तो वह धारा 30 है, एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति, आया भी था ये, दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध क्या होगी, सुसंगत। यानी कि वही धारा 30 का ही सिद्धांत है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। लेकिन ये सिद्धांत अब कानूनी हुआ आपका। देखिए बिहार में एक लोग गए थे एग्जाम देने, अब सत्य घटना है भाई, नाम नहीं बताया जाता, सत्य घटना है, तो हाँ गुप्त रखा जाता है क्योंकि प्राइवेसी का वायलेशन न हो, भाई किसी की निजता का हनन न किया जाए। तो बिहार में गए थे एक लोग परीक्षा देने और एक लॉ ट्रेनर लड़की भी गई थी, हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनर थी, आपका सेंटर के बाहर मिल गई, तो 2 चौरा शुरू हुआ क्योंकि 2 ही लोग थे तो क्या शुरू होगा, 3 लोग होंगे तो क्या होगा, 3 चौरा, 4 लोग, अब 5 लोग, तो चलिए ठीक है, देखिए याद कर लिए भाई कम से कम इतना तो आ रहा है। यानी कि 2 चौरा शुरू हुआ, तो लड़की ने कहा कि मैं लॉ ट्रेनर हूँ, बहुत ला ज़्यादा जानती हूँ। आपका लड़के ने कहा कि मैं भी जीएस का सम्राट हूँ और जीएस बहुत ज़्यादा जानता हूँ, और सौभाग्य से आगे पीछे सीट पड़ गई। तो पहले आपका जीएस का पेपर हुआ, लड़का जीएस सम्राट था, खूब लड़की को बताया 20-25 क्वेश्चन। फिर लॉ का पेपर हुआ, तो लॉ का सम्राट लड़की थी, उसने भी 20-25 क्वेश्चन बताए और दोनों खुशी खुशी वहाँ से अलग होके चल दिए। तो आपका लड़का सोच रहा था कि मैं चुतिया इनको बना दिया और लड़की सोच रही थी कि मैं तो महामूर्ख बना दिया। यानी कि दोनों एक दूसरे को बताए लेकिन गलत बता दिए। तो यानी कि आपका लड़का सोच रहा था मेरा तो नहीं होगा लेकिन इनका भी होने नहीं देंगे, और लड़की भी सोच ली थी कि मेरा भले न हो इनका भी बेड़ा पार नहीं होने देंगे। यानी कि हम दोनों का सिद्धांत था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो आगे देखिए भाई आपका, यानी कि ये सत्य घटना है और सेक्शन जरूर याद रखिएगा, पूछा गया था बिहार में, ये आपका सेक्शन 30 पर
इसी को लीगल भाषा में बनाकर पूछा गया। तो फिर वही कहानी कि अगर किसी मामले में कई अपराध हैं और कम से कम एक अपराध क्या निकल जाए संज्ञेय, तो पूरे मैटर को किस रूप में माना जाएगा, संज्ञेय। और जैसे ही संज्ञेय हुआ तो अभी आगे बताया जाएगा सीआरपीसी की धारा अब 154 के तहत क्या दर्ज होगी, एफआईआर। अब आगे बढ़िए भाई, देखिए अभी दो ही शब्द हमने बताया, यानी कि ये टेक्निकल है सीआरपीसी, फिर बता दिया आसान नहीं है, इतना अंदर तक कोई पढ़ाता ही नहीं, चूंकि समय भी है और आपका, इसलिए अंदर तक पढ़िए, यही इंटरव्यू और प्री और मेंस में काम करेगी ज़्यादा। वो जो क्रैश कोर्स होता है वह तो भाई उतना काम नहीं करता, इस समय पढ़ेंगे यही ज़्यादा काम करेगा। देखिए अगला शब्द भाई, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वह सीरियस नेचर के होते हैं, अतः पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस उसे वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो पगला क्वेश्चन आया कि किस मामले में पुलिस वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हैं, संज्ञेय कि असंज्ञेय कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो संज्ञेय, असंज्ञेय न मार दीजिएगा। कौन सा मामला, संज्ञेय। अब ये दो बातें और इसमें देखी गई, क्या दो बातों का उल्लेख है कि प्रथम अनुसूची के तहत या तत्समय क्या दिया है बीच में, प्रवृत्त विधि। तो जो जमानती अजमानती में हमने तोड़ा था फिर वहीं तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ आपका बिहार इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए आपका भाई, पहले प्रथम अनुसूची को तोड़िए, क्योंकि उल्लेख कहाँ किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको कल बताया गया था कि धारा 484 के बाद दो अनुसूचियां हैं, पहले कौन है, प्रथम। प्रथम अनुसूची में आपका ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6, हाँ दो खंड हैं भाई। पहला खंड किसके विरुद्ध अपराधों के लिए, आईपीसी, और सेकंड खंड अदर। तो सेकंड खंड में कम है आपका, एक आधा ही पेज है। तो आई कितने स्तंभ दिए गए हैं प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड में, 6। आईपीसी की धाराएं दी गई हैं, तो बताइए दंड की धारा है कि आपका परिभाषा की, दंड की परिभाषा। तो आईपीसी में दंड कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से भी जान, 109 आप देख सकते हैं प्रथम अनुसूची में कहाँ से शुरू है। दूसरा आपका दिया गया है अपराध, उस धारा में कौन सा अपराध है दूसरे स्तंभ में। तीसरे स्तंभ में दंड दिया गया है, और चौथे में या तो संज्ञेय या असंज्ञेय, यानी कि चौथे स्तंभ में दिया गया है चौथे। तो चौथा स्तंभ से उठाइए, आईपीसी के तहत अपराधों में कॉग्निजेबल या संज्ञेय या गंभीर अपराध वे होंगे जिनका उल्लेख प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 4 में किया गया है, यानी कि सेक्शन दिया गया है। सेक्शन के आगे स्तंभ नंबर किस में, 4 में, या तो कॉग्निजेबल लिखा है तो संज्ञेय अपराध है, या तो नॉन कॉग्निजेबल तो कौन सा अपराध होगा, असंज्ञेय। यहाँ भी पुलिस अधिकारी या दरोगा जी पैसा खूब लेते हैं, देखिए कैसे, वो भी व्यवहारिक भी बताना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी व्यथा लेकर थाने पहुंचा, थानेदार ने देखा कि इसकी व्यथा तो संज्ञेय अपराध में आ ही नहीं रही है, सब धाराएं कौन सी हैं,
या इसकी व्यथा तो जो अपराध सृजित करती हैं वह कौन सी है? नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय। और वह व्यक्ति चाहता है कि मेरा एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर होगी और असंज्ञेय में एनसीआर बताया जाएगा आगे। तो दरोगा जी से सेटिंग करता है, कुछ पैसा फेंकता है और दरोगा जी जबरदस्ती कहानी 2 लाइन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़कर कह सकते हैं कि जोड़ देंगे तो फिर वही 155 का क्लास 4 याद रखिए। अगर कुछ अपराध असंज्ञेय है और एक भी अपराध कौन निकल गया तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा? संज्ञेय, और एफआईआर हो जाएगी 154। ये व्यवहारिक में होता है। जैसे कि किसी की पत्नी स्वेच्छा से भाग गई है तो पूछा भी गया था कौन सी धारा आपराधिक आशय से फुसला कर एक व्यक्ति ले गया, तो 498 पिछली बार जे में आया था, सेक्शन आया था आईपीसी की कौन सी धारा, तो पति गए। दरोगा जी कहे कि ये तो आपका पर्सनल मामला है, पत्नी भागी है, पूरा समाज तो प्रभावित नहीं है। और प्रथम अनुसूची खोले, धारा 498 निकाले और चौथा स्तंभ देख लिए, चौथा, और क्या लिखा है? असंज्ञेय। तो दरोगा जी कहे कि भाई एनसीआर दर्ज होगी, एफआईआर तो दर्ज ही नहीं होगी। तो पति महोदय कहे कि ये दिखाइए कि हमारी पत्नी का जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया है। तो आपका अपहरण में गंभीर धारा हो गई तो एफआईआर हो जाएगा। भाई अपहरण कर लिया गया और लेकर भाग गया में अंतर है। तो आपका अपहरण कर लिया गया यानी कि जबरदस्ती उठाकर क्या किया है, कोई व्यक्ति लेकर चला गया और फुसला कर लेकर चला गया, मैंने टाफी खिलाकर क्या किया? भाई टाफी खिलाकर नहीं भाई आपका अब टाफी पर भी फुसलाया जा सकता है, उसमें क्या है भाई वो भी फुसलाना हो गया। क्योंकि आपका जो किडनैपिंग पढ़ी जाती है, बच्चे को या कुत्ते को बिस्कुट दिखा दीजिए तो वह पीछे पीछे चलने लगे, या आपका बच्चे को बिस्कुट खिला दीजिए, दिखा दीजिए, तो किडनैपिंग हो सकते हैं टाफी दिखाकर भी। तो आगे बढ़ा जाए भाई आपका, यानी कि फिर एक बार बैक होइए, इसको आया जाए। यानी कि आईपीसी के तहत गंभीर अपराध वे माने जाएंगे जिनका उल्लेख आईपीसी की धाराओं के आगे संज्ञेय के रूप में किया गया है और स्तंभ नंबर किस में? 4 में। अदर लॉ, आइए अदर लॉ ही बिहार में पूछा गया था, थोड़ा सतर्क रहना है अच्छे से। अन्य विधि कल भी मैं बताया था। अन्य विधि में हमने 2 विधियां बताई थी, एक विशेष विधि और दूसरा कौन सा? स्थानीय। तो विशेष विधि और स्थानीय विधि में कौन से मामले कांग्निजेबल होंगे और कौन नॉन कांग्निजेबल? तो पहला नियम फिर याद रखिए, अगर विशेष विधि या स्थानीय विधि में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि ये अपराध या मामला संज्ञेय होगा, तब तो संज्ञेय होगा। और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये मामला असंज्ञेय होगा, तब वह असंज्ञेय होगा। सीआरपीसी वहाँ कोई काम नहीं करेगी। जैसे कि SC/ST एक्ट में दंड 6 महीना है, लेकिन उन अपराधों को कांग्निजेबल या संज्ञेय बनाया गया तो वहाँ सीआरपीसी सेकंड खंड है, ये काम नहीं करेगा। और अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ इस बारे में अपराध तो दे दिया, लेकिन वह अपराध संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय होगा, इस बारे में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ मौन है। तो कौन सा अपराध संज्ञेय होगा और कौन सा असंज्ञेय होगा, इसका निर्धारण सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लाज या सेकंड खंड से किया जाए। और जो आप लोगों ने निर्धारण जमानती अजमानती में कल देखा था, वही पैमाना फिर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष से कम हो या केवल जुर्माना हो
ये कैसे अपराध होंगे? साधारण यानी कि असंज्ञ। और इसके अलावा मतलब ऐसे अपराध जिसमें सजा 3 साल हो या 3 साल से अधिक हो या आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड है, वे सभी अपराध कैसे होंगे? संज्ञ। अब इसी को थोड़ा जमानती अजमानती पर भी याद रखिए। जमानती अपराध अन्य विधियों के तहत कौन होंगे? तो पहला वाला। और नहीं, जमानती। और अजमानती कौन होंगे? जिसमें दंड 3 वर्ष या उससे क्या हो। वैसे शुद्ध हिंदी में जो आपका बोला जाता है ये सही नहीं है वाक्य। सही वाक्य भाई हम भी बता दें। ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो या 3 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष से अधिक का कारावास, चाहे जुर्माना रहित या सहित, ऐसे अपराध संज्ञेय भी होंगे, अजमानते भी होंगे। और ऐसे अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष से कम हो, चाहे जुर्माना रहित या सहित, या केवल या ओनली क्या हो, फाइन या जुर्माना हो, ऐसे अपराध क्या माने जाएंगे? जमानती भी। और दूसरा कौन आज बताया गया? असंज्ञ। तो कल इसको और आगे बढ़ाया जाएगा भाई। यानी कि कल आपका, और इसको आगे हम अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी एक लेक्चर पूरा लगेगा। संज्ञेय अभी पढ़ना है कोरिलेट करके, असंज्ञेय, और दोनों में कम से कम 10 अंतर, 1-2 नहीं, 10 अंतर कम से कम बताना पड़ता है। इंटरव्यू में 5 और मेंस में 10। तो कल हम बताएंगे आपका, परसों लिखवाया जाएगा।